Hello everyone. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 10 by the name of Displacing Indigenous People. अब indigenous word का क्या मतलब है? Indigenous means people belonging naturally to a place. मतलब कि इस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी किसी भी एक प्लेस के ऊपर, एक जगह के ऊपर कोई भी लोग बहुत ज्यादा देर से रह रहे हैं, ठीक है, नेचुरली बिलोंग कर रहे हैं, तो वो लोगों को जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज रहे हैं, सो दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल. तो इस चैप्टर के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेटिव पीपल. नेटिव पीपल का क्या मतलब है? वो लोग जो कि एक जगह पे पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं और वहीं पे रह रहे हैं. ओके, सो कौन सी जगह के नेटिव पीपल के बारे में बात करेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. दो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. मतलब चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. आधे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग थे उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब बाहर के लोग जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में आके रहने लग गए और जो एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिका के लोग थे उन्हें कहीं और भेज दिया. ठीक है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पढ़ेंगे. पर अभी चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन देखते हैं. अब जब भी बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है क्या करते थे, जब अभी आए हैं कंट्री के अंदर, तो जहां पे वो रहते थे उसे बोलते थे कॉलोनी. और उसके बाद जब वो बहुत टाइम से रहने लग जाते थे उसे अपनी कंट्री बना लेते थे. ठीक है, तो जैसे कि 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, यूरोपियंस जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पे जो है मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया. उसी तरीके से जो हमारे ये 19th एंड 20th सेंचुरी है, उस टाइम पर जो एशियंस हैं, मतलब एशिया में रहने वाले लोग जो हैं, उन्होंने ऐसे ट्रैवल करना शुरू कर दिया. और अगर आज के टाइम में हम देखें, ये जो यूरोपियंस और एशियंस हैं वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, इन कंट्रीज की मेजॉरिटी है. मतलब कि वहां के खुद के लोग जो पहले से रह रहे हैं वो तो कम है, ठीक है, नेटिव लोग कम है, पर जो हमारे यहाँ से यूरोप में से आए हैं वो ज्यादा है, एशिया से आए हैं वो ज्यादा है. ठीक है, देखो जो ये यूरोपियंस हैं, आप देख सकते हैं दैट दिस कॉन्टिनेंट इज यूरोप, राइट. तो यूरोपियंस जो हैं वो 18th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, देखो 18th सेंचुरी क्या होती है, 1701 to 1800. आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस थिंग टू यू मेनी टाइम्स, राइट. अब देखो जो यूरोपियंस हैं वो क्या करेंगे, वो 18th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जब उन्हें मिलने शुरू हो गए, उनकी डिस्कवरी शुरू होगी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, क्योंकि बीच में सी था, पहले लोग रिस्क नहीं लेते थे जाने की. पर जब यूरोपियंस ने ट्रेड के लिए रिस्क उठाना शुरू किया और नई नई लैंड्स को जब उन्होंने डिस्कवर करना शुरू हुआ, तो वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, इन्होंने जाना शुरू कर दिया. वैसे ही यूरोपियंस जो हैं वो साउथ अफ्रीका चले गए. साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है. ओके, देन यूरोपियंस ने शुरू किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रेड करना और वहां पे सेटल हो जाना. देन यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसे एक कंट्री है जिसका नाम है न्यूजीलैंड भी जाना शुरू कर दिया. जो चैप्टर के अंदर ब्लू कलर की लाइंस होती हैं वो बताती हैं कि हमें ये सब कुछ, ये हिस्ट्री कहाँ से पता चल रही है. तो वो है सोर्सेस की, कैसे हमें हिस्ट्री कहाँ से ये पता चली. तो सोर्सेस हैं कि कई बुक्स हैं लिखी गई हैं ऑन द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, कि कैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया गया बाय द डिफरेंट पीपल लिविंग इन यूरोप और एशिया. क्योंकि जो दूसरे हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वो क्या है, बीच में सी आ जाते हैं. तो सी को पार करने के लिए हमें काफी चीजें चाहिए, साइंस की हेल्प चाहिए टू क्रॉस द सी और सही डायरेक्शन में जाके अपने न्यू लैंड को सर्च करने के लिए. ठीक है, तो अब क्या हुआ,
उन बुक्स के अंदर लिखा गया है जो नेटिव्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो बहुत हॉस्टाइल थे यूरोपियंस के लिए। ठीक है, जब यूरोपियंस आते थे तो वो काफ़ी गुस्सा रहते थे, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नेचर नहीं था उनका। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग, वो स्कॉलर्स जो कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और पास्ट ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या करना शुरू किया, इन नेटिव्स के बारे में जानना शुरू किया। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो नेटिव्स हैं इन्होंने अपनी हिस्ट्री डिक्टेट करनी शुरू करी, मतलब बोल के बतानी शुरू करी, जिसे बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। तो ऐसे करके हमें इन सारे लोगों के बारे में पता चला। अब सबसे पहला टॉपिक आता है आपके चैप्टर के अंदर, दैट इज द यूरोपियन इंपीरियलिज्म। यूरोपियन इंपीरियलिज्म का क्या मतलब हुआ कि जो यूरोप है, यूरोप जो है दूसरे कॉन्टिनेंट्स से रिच था और पावरफुल भी था। ठीक है, तो जब एक पावरफुल या रिच जो रीजन है या कंट्री है वो वीक रीजन के ऊपर जब कंट्रोल करना शुरू कर देती है, उसे बोलते हैं इंपीरियलिज्म। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ओरल जितनी भी बुक्स है लिख दी गई, ओरल हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट म्यूजियम्स के अंदर जो है वो रखी गई, जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन और यूएसए के अंदर ये है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस टॉपिक की। तो यूरोपियन इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे यूरोप ने जो है डिफरेंट जगहों पे अपना इम्पैक्ट जो है वो शुरू कर दिया। अब सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 8 के अंदर बताया गया है कि कैसे जो है स्पेन और पोर्टुगल ने कैसे अमेरिका के ऊपर जो है अपनी एम्पायर जो है वो क्रिएट करी। ठीक है, स्पेन और पोर्टुगल भी यूरोप का पार्ट है। ठीक है, ये भी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर। कैसे स्पेन और पोर्टुगल ने अमेरिका के अंदर अपनी एम्पायर एस्टैब्लिश करी। ठीक है, बट क्या हुआ 17th सेंचुरी के अंदर जो ये हमारी अमेरिकन एम्पायर्स हैं स्पेन और पोर्टुगल की, इनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया, मतलब ये जो है अब गिरनी शुरू हो गई ये एम्पायर। ठीक है, अब क्या होने लगा, जब ये दो एम्पायर्स जो है वो गिर गई, तब नई नई जो हमारी कंट्रीज हैं, जो कि फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका जाने, इन्होंने, इनके लोगों ने अमेरिका जाना शुरू कर दिया फॉर ट्रेड। ठीक है, ज्यादातर इनका क्या मोटिव होता था कि हम अगर वहां पे जाएंगे तो, ठीक है, प्रॉफिट के लिए जो है वो काम कर रहे थे। पर ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका कंट्रोल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स पे डिफरेंट टाइप का था। ठीक है, तो जा तो रहे थे प्रॉफिट के लिए, पर जो कंट्रोल था इनका, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर, वो अलग अलग था। एग्जाम्पल देके समझाया गया है, जैसे साउथ एशिया, मतलब जहाँ पे हमारा इंडिया आ रहा है और हमारी जितनी भी साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनके बारे में। तो जो ये ट्रेडिंग कंपनीज आया करती थी साउथ एशिया के अंदर, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया के अंदर आई थी, इसने क्या किया, सबसे पहले पॉलिटिकल पावर जो है वो अपने पास जो है लेनी शुरू कर दी। कैसे कि जो लोकल रूलर्स थे हमारे, जितने भी राजा महाराजा थे, उन्हें हरा के उनकी जितनी भी टेरिटरी हुआ करती थी, टेरिटरी मतलब जितनी भी जमीन हुआ करती थी उनकी, उनके अंडर जितना भी जो है एरिया आ रहा है उसे जो है ले लेना। ठीक है, और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वहां पे एक तरह से इम्प्लीमेंट कर देना, फिर टैक्सेस लेना लोगों से, अपने ट्रेड को और अच्छा करने के लिए रेलवेज बनाना। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पावर पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो जमा ली अपनी। ठीक है, पर अफ्रीका के अंदर क्या केस था, ये जो यूरोपियंस थे आए थे, ये जो है सिर्फ कोस्ट के ऊपर जो है ट्रेड किया करते थे। कोस्ट का क्या मतलब है, जहां पे लैंड और सी जो है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज लैंड, दिस इज सी, दिस रीजन विल बी नोन एज कोस्ट। ठीक है, कोस्ट के ऊपर जो है वो ट्रेड किया करते थे अफ्रीका के अंदर। ठीक है, पर जो साउथ अफ्रीका है हमारा, वो एक एक्सेप्शन था, मतलब कि यूरोपियन पूरे साउथ अफ्रीका के ऊपर रूल कर रहे थे, पर अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, बड़ा लैंड है, उसकी सिर्फ कोस्ट पे काम करते थे। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी से ये जो है अफ्रीका के अंदर जाना इन्होंने शुरू किया, इंटीरियर पोर्शन में, मतलब कोस्ट से जब हम अंदर जाएंगे तो इनलैंड में जाएंगे, राइट, इनलैंड जाना इन्होंने शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट साइन कर लिए और पूरे अफ्रीका को जो है कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया, ताकि जो हम है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाए। तो आप देख सकेंगे जो हम आपका अफ्रीका है उसका जो मैप है वो कुछ ऐसे है कि लाइंस के साथ जो है पूरी कंट्री को, ऐसे पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो यही जल्दबाजी की गई थी और आज के टाइम में भी वही सेम जो मैप है वो अब है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेटलर्स किसको बोलते हैं? सेटलर्स जो बाहर से आए हैं ना, अभी मतलब यूरोप से आए हैं, है ना, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उन लोगों को सेटलर बोला जाता है। जैसे जो डच लोग हैं, साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने कंट्रोल अपना जमा लिया, तो डच लोगों को सेटलर बोलेंगे। वैसे ही ब्रिटेन से जो लोग आए हैं जिन्हें ब्रिटिश पीपल बोलते हैं, ब्रिटिशर्स जो है आयरलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जब ये आ गए थे तो ब्रिटिशर्स को सेटलर्स बोलेंगे। वैसे ही जो यूरोप है आपका, यूरोप के अंदर जो यूरोपियंस जो है वो अमेरिका के अंदर गए थे, तो यूरोपियंस को सेटलर्स बोलेंगे। इन सभी सेटलर्स ने क्या किया था, इन रीजन्स के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी। जैसे इंग्लिश जो है वो इन सभी एरियाज के अंदर थी, पर कनाडा के अंदर फ्रेंच भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक बॉक्स के बारे में जिसके अंदर बताया गया है कि जैसे जैसे यूरोपियंस जो है इस न्यू वर्ल्ड में जाने लगे, मतलब नई नई जगहें जो है डिस्कवर करनी इन्होंने शुरू कर दी, तो कैसे इन्होंने इन जगहों का जो है नाम रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका जो है वो नाम कैसे पड़ा है, एक ट्रैवलर थे जिनकी ट्रैवल बुक्स जो है लिखी गई है, उसके अंदर इस पर्टिकुलर लैंड को अमेरिका बोला गया है। उन ट्रैवलर का नाम है अमेरिगो वेस्पुकी, ओके। उसके बाद है कनाडा। कनाडा का कैसे नाम पड़ा है, कनाडा जो है डच लैंग्वेज के अंदर, सॉरी इट्स नॉट डच लैंग्वेज, कनाडा जो वर्ड है इसका मतलब होता है विलेज, तो ऐसे कनाडा का नाम जो है कनाडा पड़ गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा है कि बिल्कुल साउदर्न पोर्शन में हमारे अर्थ के, तो ऑस्ट्रल वर्ड जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रल वर्ड आ रहा है। ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउथ, तो ये जो साउथ है इसके अंदर जो है मतलब जो लैंड इन्होंने देखी तो उसे बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सदर्न सी के अंदर पाया जाता था। उसके बाद है न्यू जीलैंड। जी का मतलब डच लैंग्वेज में होता है सी, ठीक है, तो ये भी सी में पाया गया, इसलिए न्यू क्योंकि नया था, जीलैंड, ओके। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट बिफोर दैट वी नीड टू नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सो लेट्स मूव टू द मैप। यू मे रोटेट योर फोन। अब देखो जो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो है मेनली अगर हम देखें ज़्यादा पोर्शन कनाडा कंट्री कवर करती है, यूएसए कंट्री कवर करती है और मेक्सिको कंट्री कवर करती है। अगर हम देखें कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आर्कटिक सर्कल को जो है टच करता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सबसे ऊपर होती है अर्थ के, ठीक है। उसके बाद देखो जब अगर हम साउथ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें टू दी वेस्ट, आपको डायरेक्शंस तो पता होंगी, राइट, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। वेस्ट के अंदर आता है पैसिफिक ओशन, ईस्ट के अंदर आता है अटलांटिक ओशन, ओके। अब अगर हम देखें तो नेवाडा और एरिजोना, यू कैन सी द स्पेलिंग, नेवाडा एंड एरिजोना जो है यहाँ पे दो हमारे पास ऐसी सिटीज हैं जो कि डेजर्ट है एक्चुअल में। इनके ईस्ट में देखें तो रॉकी माउंटेन्स है, बहुत सारी माउंटेन्स है। उसके बाद इफ यू सी इन द वेस्ट ऑफ दीज नेवाडा एंड एरिजोना देर इज सियारा नेवाडा जो कि रॉक्स हैं, ठीक है, ऐसे पहाड़ हैं।
उसके बाद ईस्ट में अगर एक बहुत मोटी सी बेल्ट आती है जिसे बोलते हैं अपाल्चियन माउंटेन्स। ओके, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आता है ओहियो, यू कैन चेक द स्पेलिंग। यहाँ पे आता है मिसिसिपी। ये जो दो रीजन है इनके अंदर जो है ओहियो और मिसिसिपी रिस्पेक्टिवली रिवर्स का जो है वैली बनती है, मतलब रिवर्स यहाँ से बह के जाती हैं, तो ये दोनों जो है रिवर वैलीज होती हैं। साउथ में जो है मैक्सिको पड़ता है नॉर्थ अमेरिका का। अब आगे की हिस्ट्री वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन give thumbs up if you have liked the video, and you may subscribe to my channel for more videos. Thank you.